Hello dear students, this is new chapter of history, chapter 8, and the chapter name is Ashoka the emperor who gave up war. अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस चैप्टर में आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ोगे जिसने कलिंग युद्ध तो जीता, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और अपना सारा जीवन उपदेश देने में बिता दिया। तो लेट्स स्टार्ट। रोशन's rupees. Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन नोटों को अपने हाथ में दबा रखा था। While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए और कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट एंड अ टाइनी सेट ऑफ लाइन्स ऑन द लेफ्ट. What were the lines there for? She wondered. तभी उसने देखा कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ तो गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था, लेकिन नोट के बाईं तरफ छोटे छोटे शेर बग के चित्र बने हुए थे। उसने सोचा कि आखिर इन नोटों पर शेर के चित्र क्यों बने हुए हैं। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य. किंगडम बोलते हैं राज्य को और एम्पायर होता है साम्राज्य. The lines that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillars at Sarnath, about which you read in chapter 7. हम जिन शेरों के चित्र रुपए और पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है. उन शेरों को पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है, और इसके बारे में आपने लेसन 7 में पढ़ा. अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स known to history, and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के जो आदेश पर इसके जैसे कई सारे स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख लिखे गए हैं. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों पर, इन इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा गया था, यह समझने की कोशिश करते हैं. उससे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी. चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त जो था उसकी सहायता एक बुद्धिमान व्यक्ति या चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य या उनको बोलते थे कौटिल्य, वो करते थे चंद्रगुप्त की सहायता, और वो काफ़ी चाणक्य जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे. मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र. चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं. डायनेस्टी बोलते हैं वंश को. व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज़ ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी. जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है. द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स. मौर्य वंश में 3 इम्पॉर्टेंट राजा हुए. कौन कौन? चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोक. सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक. देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर. अशोक के एम्पायर में, अशोका के साम्राज्य में बहुत से नगर थे.
मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, जो मैप 5 है उसमें जो ब्लैक डॉट है वो नगर थे उस साम्राज्य के। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए जो तक्षशिला था वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities. शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। In other areas there were villages of farmers and herders. साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। In some areas such as central India there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. सेंट्रल इंडिया जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था और वहाँ पर लोग फल फूल इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। वह लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के कपड़े भी पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? राज्य साम्राज्य से अलग कैसे थे? एम्परर्स need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. क्योंकि साम्राज्य जो थे वो राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए जो साम्राज्य के सम्राट थे उनको राजाओं के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। सो दे ऑल्सो नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे उसमें सम्राट का सीधा कंट्रोल था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in the area. इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा ने अधिकारियों को रखा हुआ था। Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. जो राजा के आदेशों का पालन नहीं करते थे उन्हें अधिकारी सजा भी देते थे। ऑफिशियल्स जो थे, राजा के अधिकारी जो थे, जो राजा की बात नहीं मानते थे, उन ऑफिशियल्स को ये बोला गया था कि वो उन लोगों को सजा भी दे। एंड ऑफ कोर्स मैसेंजर्स went to and fro and spies kept a watch on the officials. इनमें से कई अधिकारियों को many of these officials were given salaries. इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, मतलब सैलरी भी दी जाती थी। Messengers went to and fro and spies and kept a watch on the officials. संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस थे वो अधिकारियों के जो भी काम अधिकारी करते थे उन पर नज़र रखते थे, राजा के जासूस। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और बड़े मंत्रियों की सहायता से सब पर कंट्रोल रखता था। There were other areas और provinces. मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे।
Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन. इन पर ये जो क्षेत्र थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर कंट्रोल रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था. लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर जो वहाँ के स्थानीय परंपराएं और नियम थे उनको माना जाता था. Besides, there were vast areas between these centers. प्रादेशिक केंद्रों के बीच बहुत बड़ा क्षेत्र था. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ रास्तों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आने जाने के लिए इम्पॉर्टेंट थे वो रास्ते, इसलिए वहाँ पर राजा का कंट्रोल रहता था. नदियों के रास्ते और मार्गों के रास्ते, यहाँ से इन रास्तों से उन्हें जो कुछ भी संसाधन रिसोर्सेज मिलते थे वो कर या टैक्स या ट्रिब्यूट के रूप में उसे इकट्ठा कर लिया करते थे. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स. उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट. संभव है कि ये संसाधन नजराने, ट्रिब्यूट मतलब नजराना, भेंट या गिफ्ट के रूप में इकट्ठे किए जाते थे. ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट या भेंट या नजराना. Unlike taxes which were collected on regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. जहाँ टैक्स नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं जो ट्रिब्यूट है उनको अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था. जो भी गिफ्ट थे वो कभी भी इकट्ठा किया जाता था. ये जो नजराने थे, ये जो गिफ्ट था, ट्रिब्यूट था, उसे लोग अपनी इच्छा से राजा को देते थे. There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. और लास्ट में जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे. उन लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य अधिकारियों को जंगल से हाथी, लकड़ी, शहद और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे. द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. राजधानी में सम्राट. मैगस्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. मैगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था. मैगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था. मैगस्थनीज wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. जब वो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसने उसको ये जो नीचे लिखा है इसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में उसने जो लिखा है वो यहाँ पे बताया गया है. उसने क्या लिखा है? The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. सम्राट का जब भी सम्राट जनता के सामने आता था तो उसको एक शोभा यात्रा के रूप में जश्न से मनाया जाता था. He is carried in a golden palanquin.
राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता है। His guards ride elephants decorated with gold and silver. उस राजा के सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे वो सोने और चांदी से सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे। Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. कुछ अंगरक्षक जो सम्राट के कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। मतलब ये ट्रेंड होते थे ये तोते जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड विमेन। राजा ज़्यादातर हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। वह हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। जो भी ये हथियारबंद महिलाएं थी जो राजा को चारों ओर से घेर के रखती थी वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई राजा की हत्या ना कर दे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। उनके सम्राट के खाना खाने से पहले खास नौकर रखे जाते थे जो उस खाने को चखते थे कहीं उसमें जहर वहर न हो। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। राजा कभी भी सम्राट जो था वो लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग दिन अलग अलग कमरे में सोते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट। और पाटलिपुत्र जो अभी पटना में है उसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। ये चारों ओर से एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ है। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। ये जो नगर है इसमें 570 तो बुर्ज हैं, टावर्स हैं, बुर्ज। और इस नगर में जाने के लिए 64 क्या है, गेट हैं, दरवाजे हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories are built of wood and mud bricks। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से के बने हुए हैं। The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings। जो राजा का महल है वह भी काठ से बना हुआ है। काठ मतलब लकड़ी का बना हुआ है और जिसके चारों ओर पत्थर की नक्काशी की गई है। It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds। यह चारों तरफ से गार्डन्स और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। जो राजा का पैलेस है वो चारों तरफ, उसके चारों तरफ गार्डन है और चिड़ियों के लिए घर बने हुए हैं।